A very happy and grateful good morning to all of you. In today's class, once again I am going to teach you from the book of English, main course book, chapter number 6. Once upon a time, the lesson is very familiar to you also. Once upon a time in Mumbai. Once upon a time in Mumbai. वो मूवी का नाम है ये आपका लेसन है आपके कोर्स बुक में चैप्टर नंबर 2 वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम ये जो टाइटल आपको दिख रहा है ये टाइटल है लेसन की और इसका कहता है एक समय की बात थी या एक बार की बात थी। एक समय की बात थी, एक समय की बात। ये ऐसा राइटर ने टाइटल क्यों दिया इस लेसन का? सोचने वाली बात है कि एक समय की बात थी। ऐसा तो राजा महाराजाओं की कहानी जब सुनते हैं या सुनाते हैं तो बोलते हैं कि एक समय की बात थी, किसी राज्य में एक राजा रहता था, उसके 4 मंत्री थे, उसकी 4 बीवियाँ थी। इस तरह से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो लेसन है आपके सिलेबस में ये उस तरह का स्टोरी नहीं है। फिर भी राइटर ने क्या किया, इसका नाम दे दिया वंस अपॉन अ टाइम। इसके पीछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये बताता है कि अभी से 10 साल पहले का जनरेशन अगर देखें उसमें, फिर अभी से 20 साल पहले वाला जनरेशन उसमें, फिर अभी से 50 साल पहले वाला जनरेशन उसमें, और अभी से 100 साल पहले वाला जनरेशन उसमें। इन सारे जनरेशन को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है, बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। किस बात का डिफरेंस और किस बात का गैप नज़र आता है? तो राइटर के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि हमारे संस्कृति का, हमारे कल्चर का डिफरेंस नज़र आता है जब हम अभी से 100 साल पीछे या 50 साल पीछे देखते हैं। तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है और हमारे कंट्री में साउथ के देशों का रीति रिवाज, कल्चर हमारे परिवेश में घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है और घुसता ही जा रहा है। रुकने का नाम नहीं है। हमारा लोग हमारे ही संस्कृति को मिटाने में लगे हुए है ना। और यही लेसन आप इसमें पढ़ेंगे कि हमारे भाषा को, हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आज के जनरेशन में कैसे दबाया जाता है। आजकल लोग इम्पोर्टेंस देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है और समझी जाती है। इसीलिए लोग इंग्लिश पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट भी, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी। जिसको देखो बोलेगा इंग्लिश, जिसको इंग्लिश आता है तो बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा। कोई ज़रूर नहीं कि इंग्लिश नहीं आती है तो वो इंटेलिजेंट नहीं, और ये भी जरूर नहीं कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत इंटेलिजेंट। तो लैंग्वेज से आप किसी के इंटेलिजेंस को नहीं बता सकते हैं। चलिए हम भाषा की बात कर रहे थे और इस प्रेजेंट लेसन में राइटर बताते हैं आपसे कि भाषा हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। भाषा से हम कैसे किसी को अपने बस में कर पाते हैं, कैसे किसी का दिल जीत लेते हैं। और भाषाएं तो कई तरह की होती हैं, आप सीखे हैं हिंदी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। भाषा कितने तरह की होती है? तो भाषा मुख्यतः 3-4 तरह की होती है, मौखिक, लिखित और इशारों वाली भाषा भी होती है, जैसे ऐसे करके इशारा करते हैं, ये भी भाषा है। आज इस लेसन में टॉनी मॉरिसन ने इस लेसन को लिखा है और मॉरिसन जब लिखे हैं इस लेसन को तो मैं बता दूं जो लास्ट लेसन आपने पढ़ा था इसके पहले कौन सा एक्सेप्टेंस स्पीच, वो भी एक स्पीच था, पार्ट ऑफ स्पीच था। और ये भी जो लेसन है एक स्पीच का ही पार्ट है। उन्होंने अपने जीवन में, टॉनी मॉरिसन साहब ने एक स्पीच तैयार किया और उसी स्पीच को एज ए लेसन, एज ए सिलेबस आपको आपके लेसन में पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं लेसन के अंदर और स्टोरी मॉरिसन को पढ़ते हैं। अबाउट द राइटर वी आर गोइंग टू नो अबाउट। जानते हैं टॉनी मॉरिसन, बताया जा रहा है टॉनी मॉरिसन वॉज द 8th वुमेन एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1993 इन लिटरेचर। अब ये टॉनी मॉरिसन कौन है? बताता है कि ये एक महिला है, 8वीं महिला और ब्लैक वुमेन में पहली महिला। मतलब अमेरिका में रहने वाली जो ब्लैक और वाइट वुमेन होते हैं, ब्लैक और वाइट लोग होते हैं, उस ब्लैक कैटेगरी में ये पहली महिला है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता। और पूरे अमेरिकन महिलाओं में 8वें नंबर पर ये महिला है जो 1993 में
नोबेल प्राइज जीता था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के फील्ड में, जिसको हिंदी में हम साहित्य पढ़ते हैं और इंग्लिश में लिटरेचर। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा ही ऑल्सो शी ऑल्सो won the Pulitzer Prize for Fiction and her seventh and most recent novel Paradise was published early in 1990। अब यहाँ तक बताया जा रहा है अबाउट राइटर कि उन्होंने टोनी मॉरिसन ने प्यूटिलाइजर प्राइज भी जीता है। ये प्यूटिलाइजर प्राइज बिलोंग्स टू अमेरिका, नॉट टू इंडिया। ओके, इवन आफ्टर बताया जा रहा है कि उनके द्वारा लिखा गया सबसे रिसेंट नोवेल है और वो 7वां नोवेल है और रिसेंट नोवेल है, उसका नाम है पैराडाइज, जिसको 1999 के शुरुआत में ही पब्लिश कर दिया गया। उसके जैसे ही ये ईयर शुरू हुई थी वैसे ही इस पैराडाइज नामक नोवेल को पब्लिश किया गया और लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया, रीडर्स के बीच। आगे जानेंगे हर स्पीच वंस अपॉन अ टाइम वंडरफुली एग्जिबिट्स हाउ द proper usage of language and could bring about change and big revolution in the world and more so the immediate surroundings। अब बताया जा रहा है कि उनका जो स्पीच था, किनका स्पीच, टोनी मॉरिसन का जो स्पीच था वंस अपॉन अ टाइम, जैसा मैंने बताया था कि वंस अपॉन अ टाइम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। और ये जो स्पीच है ये कब दिया गया था, when she was receiving the Nobel Prize in 1993। ओके, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा, टोनी मॉरिसन के द्वारा जो डिलीवर किया गया था स्पीच, वो स्पीच इस दुनिया में एक क्रांति ला देगी। क्यों क्रांति ला देगी, कैसे क्रांति ला देगी, बताया जाता है उनका स्पीच एक वंडरफुल एग्जिबिट था, बहुत अच्छा प्रदर्शनी था, लोग उनकी बात को बहुत गौर से कंसंट्रेट होकर सुन पा रहे थे। और इसीलिए राइटर बताते हैं कि हीज स्पीच इज गोइंग टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ वुमेन एंड ऑल्सो देयर इज अ बिग रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड एंड मोर मेनी। उनका जो स्पीच था वो इस दुनिया को एक नई क्रांति देने वाला था, लोगों में ऊर्जा का संचार करने वाला था। जो लोग डल हो चुके हैं, जो जीवन से थक हार चुके हैं, वो भी जब टोनी मॉरिसन की स्पीच को सुनेंगे तो उनके जीवन में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो भी एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करेंगे। आगे जानेंगे कि उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा था, आगे बढ़ेंगे पता चलेगा क्या। दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। उनका जो स्पीच था उस स्पीच में सबसे अच्छी पॉइंट और मार्केबल बात कहा गया था कि जब आप स्पीच देते हैं तो आपके भाषा में लिविंग और वाइब्रेशन होना चाहिए। लिविंग मतलब जीवंत होना चाहिए, आपका जो स्पीच है वो जीवंत होना चाहिए, जीवित दिखना चाहिए, जिंदा दिखना चाहिए। मतलब आप ह्यूमन से रिलेटेड स्पीच दीजिए, जो ह्यूमन के प्रेजेंट लाइफ में घटित होता है या नहीं घटता है, उस तरह के स्पीच को आप देंगे। तभी उसको बताया उन्होंने कि वो लिविंग होना चाहिए, आपका स्पीच लिविंग होना चाहिए और वाइब्रेंट होना चाहिए। नैरेटिव्स हैड नॉट ओनली बीन एंटरटेनिंग बट आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल वे ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। बताते हैं कि वो सुनने वाले, जो वक्ता को सुन पाते हैं उसको ऑडियंस बोलते हैं, और नैरेटिव को भी ऑडियंस ही कह सकते हैं। कहते हैं कि वो नैरेटिव या ऑडियंस अगर आपके लेक्चर को, आपकी स्पीच को सुनकर इंटरटेन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपकी स्पीच को सुनकर आपके प्रिंसिपल को, आपके सिद्धांत को ऑब्जर्व करें और उस ऑब्जर्वेशन से उन्हें कुछ नॉलेज प्राप्त हो। बात समझ रहे कि मैं अगर स्पीच दे रहा हूँ तो सामने सुनने वाला मेरी स्पीच को सुनते सुनते बोर हो जाता है, उसे उनके नींद आने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं। राइटर बताते हैं कि जब आप उसकी बात को सुनेंगे तो आप उनके सिद्धांत से, उनके प्रिंसिपल से कुछ नॉलेज सीख पाएंगे। जैसा आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख पाते हैं कि जब कोई स्टोरी हमें सुनाया जाता है या जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं हमारी दादी के द्वारा, हमारी नानी के द्वारा, हमारे मम्मी पापा के द्वारा या इवन हमारे टीचर्स के द्वारा, तो उस स्टोरी से हमें कुछ सीखने को मिलता है ना, कुछ सीखते हैं। वही बात मॉरिसन मैडम कह रही हैं कि जब आप किसी को सुनेंगे तो आपको वहाँ से नॉलेज ज़रूर मिलेगा। इसीलिए हर एक इंसान को हर एक भाषा सुननी चाहिए।
there are anecdotes which bring out the theme through the most simple form of expression and language. The given speech is a fine example of this. अब आगे पढ़ेंगे। टोनी मॉरिसन कह रही हैं क्या कर रही हैं, यहाँ देख पाएंगे ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ से there are anecdotes which brings out the thing through the most simple form of expression. जब आप किसी बात को, किसी एक्सप्रेशन को अपने लैंग्वेज में किसी के सामने प्रकट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका फॉर्म सिंपल होना चाहिए। आपका फॉर्म क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, बट एक्सप्रेसिव होना चाहिए। आपका लैंग्वेज इम्प्रेसिव होना चाहिए। इम्प्रेसिव मतलब आपके बोलने का तरीका एकदम दमदार होना चाहिए। जैसे आपने लीडर को सुना होगा, नेता लोग को भाषण देते हुए सुना होगा, है ना, इंटरटेनिंग लैंग्वेज देते हैं, इंटरटेनिंग प्रोग्राम देते हैं। वैसे ही आपको इंटरटेनिंग लैंग्वेज और एक्सप्रेशन वाली प्रोग्राम देनी होती है। इवन द गिवन स्पीच इज अ फाइन एग्जांपल। अब ये कह रहे हैं कि आप इसके बाद जो लेसन पढ़ेंगे वो एक स्पीच का एग्जाम्पल है। आप अपने स्पीच को कैसे फाइन बनाते हैं, आप अपने स्पीच से किसी को कैसे प्रभावित करते हैं, ये अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन द लेसन। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात थी। क्या बात थी जानते हैं? क्या बात थी? टोनी मॉरिसन मैडम ने क्या कहा? लिखी है वो, वंस अपॉन अ टाइम there was an old woman blind but wise, or an old man, a guru. Perhaps you think restless children, I have heard this story, or one exactly like it in the law of several culture. अब ये जो मैडम है, हमारी मैडम जिनका नाम है टोनी मॉरिसन, वो कहीं पे अपने स्पीच को डिलीवर कर रही हैं और स्पीच में उन्होंने एक स्टोरी को सुनाया और उस स्टोरी में सबसे पहले स्टार्ट की कि एक बार का बात है, एक समय की बात है कि एक बूढ़ी महिला थी। वो अंधी थी लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। वो बूढ़ी महिला थी लेकिन अंधी थी परंतु बहुत बुद्धिमान थी। और मैं बताती हैं वो कि और एन ओल्ड वुमेन और अ गुरु। अब ये जो टोनी मॉरिसन है, उन्होंने क्या किया, वो कंफर्म नहीं है, एक्चुअली में कंफर्म नहीं है उस स्टोरी के बारे में कि उस स्टोरी में एक बूढ़ी महिला थी या एक बूढ़ा आदमी था या फिर एक गुरु थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, तीनों का नाम ले लिया कि एक महिला थी, बूढ़ी महिला, एक पुरुष थे, बूढ़ा पुरुष, और एक शायद गुरु थे। लेकिन जो भी थे इन तीनों में से वो ब्लाइंड थे, अंधे थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। तीनों में से कोई एक जन नहीं होंगे, फिर से तीनों में से कोई एक जन नहीं होंगे, और जो भी जन हो वो अंधे थे लेकिन बहुत बुद्धिमान। वो बताते हैं टोनी मॉरिसन मैडम, ये जो इंसान है, जो वुमेन है या गुरु है या फिर मैन है, आप इसको वुमेन मान के चलिए। लास्ट में जब लेसन के लास्ट में चलेगा तो आपको वुमेन ही लगेगा, इसलिए हम भी इसको वुमेन मान के चलते हैं। इस लेसन में कोई गुरु नहीं था, कोई मैन नहीं था, ओनली वुमेन थी। ओके, ब्लाइंड वुमेन थी लेकिन वॉइस थी। अब वो जो ब्लाइंड वुमेन थी, शायद बताया जा रहा है कि शी वाज रेस्टलेस अबाउट चिल्ड्रन। ये जो महिला है ब्लाइंड, वो बच्चों के लिए बहुत रेस्टलेस हुआ करती थी। इट मीन्स देयर इज अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन द चिल्ड्रन। उस महिला को बच्चों से बहुत लगाव था। I have heard this story or one exactly like in the law of several culture. अब ये जो टोनी मॉरिसन है वो अपनी स्पीच में कह रही है कि ये जो महिला वाला स्टोरी है उन्होंने बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है। और एग्जैक्टली की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी हम आपको मेरे स्पीच में सुनाने जा रहे हैं ये बहुत सारे कल्चर को बिलोंग करता है। बहुत सारे कल्चर को बिलोंग करने का मतलब कहीं हिंदी में भी सुनाई जाती है, कभी उर्दू में सुनाई जाती है, कहीं इंग्लिश में सुनाई जाती है, कभी जापानीज़ में कहीं सुनाई जाती है। मतलब जिस तरह की संस्कृति है उस तरह के लैंग्वेज में इस स्टोरी को अलग अलग रूप में सुनाया जाता है। और शायद इसीलिए टोनी मॉरिसन कंफर्म नहीं है कि इसमें जो कैरेक्टर है वो
वो वुमेन है, मेन है या फिर गुरु है। राइट, आगे। Once upon a time there was an old woman, blind but wise। और फिर से अपनी बात को इन तीन में से उन्होंने चॉइस कर लिया, राइटर ने भी तीन व्यक्तियों में से एक को चॉइस कर लिया कि वो ओल्ड वुमेन होगी। अब ओल्ड वुमेन को लेकर ये स्टोरी यहाँ पे सुनाएंगे। कह रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है कि एक बूढ़ी महिला थी जो अंधी थी लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। कैसे मान ले कि वो बुद्धिमान थी? तो बताया जाता है, इन द वर्जन आई नो द वुमन इज द डॉटर ऑफ स्लेव ब्लैक अमेरिकन एंड लिव्स अलोन इन द स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ द टाउन। टॉनी मॉरिसन कह रहे हैं कि मैं इस तरह से जानता हूँ, इस वर्जन में जानता हूँ कि वो महिला एक ब्लैक अमेरिकन स्लैब की डॉटर थी। ब्लैक अमेरिकन, जैसे अमेरिका में गोरे लोग होते हैं, काले लोग होते हैं, तो काले लोगों को ब्लैक अमेरिकन कहा जाता है और ब्लैक अमेरिकन को वाइट अमेरिकन गुलाम बना के रखते हैं। स्लेब मतलब गुलाम। टॉनी मॉरिसन यही बता रही हैं, ये जो महिला थी वो किसी ब्लैक अमेरिकन स्लैब की बेटी थी, ब्लैक अमेरिकन गुलाम की बेटी थी। एंड वो शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। किसी शहर के बाहर छोटे से घर में वो अकेले रहती थी। Her reputation for wisdom is without fear and without question among the people, and she is both the law and its transgression। बताया जा रहा है कि ये जो महिला जो शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहती थी, उसका रेपुटेशन गांव तो गांव, शहर में भी बहुत विशाल था। मतलब उसकी ख्याति, उसकी गुडविल चारों तरफ फैला हुआ था। किस बात के लिए? कि वो औरत बहुत बुद्धिमान है। ये बात चारों तरफ फैला हुआ था, शहर में भी और गांव में। उनकी बुद्धिमानी को बिना कोई क्वेश्चन किए उनकी बात को मान लेता था। मतलब वो औरत जो रूल बना दी, दैट इज़ द रूल फॉर एवरीबडी, जो उनको फॉलो किया करते थे, जो उस महिला को फॉलो करते थे। इसीलिए बताया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एमंग हर पीपल, मतलब उनके लोगों के बीच उनके द्वारा कहा गया कथन ही नियम कानून होता था। जो वो कहती वही नियम होगा, जो वो बोलती वही कानून होगा। The honor she is paid and the aim in which she is held reached beyond her neighborhood to place far away, to the city where the intelligence of ruler prophet is the source of much amusement. Now she is telling, she is getting the honor from her people, अंधी महिला जो बहुत बुद्धिमान थी, अपने फॉलोअर के द्वारा बहुत रिस्पेक्ट मिलता था उसको। और इसीलिए बताया जा रहा है कि वो महिला अपने पड़ोस के पहुंच से बहुत आगे थी। मतलब सब लोग उस महिला से नहीं मिल पाते थे, बिकॉज ऑफ द सिटी वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूरल प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट। बताया जा रहा है कि जिस शहर में लोग रहते थे, गोरे काले सब मिलकर, वहाँ प्रोफेट होते थे और वो प्रोफेट की बात को ही ज़्यादा मानते थे। लेकिन ब्लैक लोग जो होते थे वो इस अंधी महिला की बात को मानते। राइट, आगे बढ़ेंगे। वन डे द वुमेन इज विजिटेड। बताया जा रहा है एक दिन उस अंधी महिला के यहाँ कुछ यंग पीपल शहर से उसकी एग्जामिनेशन लेने आए। एग्जामिनेशन मतलब जांच करने आए, परीक्षा लेने आए कि वाकई में वो अंधी महिला कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी बुद्धिमान है। इसलिए शहर से दो यंग पीपल उस महिला के यहाँ यात्रा करके आते हैं। Hussein went on disproving her clairvoyance and showing her up for the fraud they believe she is। ये जो दो आदमी शहर से उस अंधी महिला के पास आ रहे थे, वो ऐसा सोच रहे थे कि वो जो ब्लैक अमेरिकन की बेटी है, अंधी है लेकिन बहुत बुद्धिमान है, मैंने ऐसा सुना है। उसकी बुद्धिमानी को क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना बोले तो उसकी इंटेलिजेंस को चेक करेंगे कि वो कितनी बुद्धिमान है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं,
यहाँ लिखा हुआ है, कहीं वो महिला फ्रॉड तो नहीं, ऐसा किसको विश्वास है? इस यंग पीपल को। Their plan is simple. They entered the house and asked one question to the answer to which are raised solely on her difference from them, a difference they regard as a profound disability or blindness. They stand before her and one of them says, ये दोनों आदमी जो शहर से उस महिला के पास यात्रा करने आए थे, वो वहाँ पहुँचे और सबसे पहले अपनी प्लानिंग की। वो दोनों ने प्लानिंग किया and then after he entered into the house and asked a very simple question to the blind woman. वो घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बहुत सा आसान क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सा आसान क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा आसान क्वेश्चन पूछते हैं? अभी तक उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। कह रहे हैं कि वो दोनों इंसान जो उसके पास आए थे, वो कह रहे हैं कि I want to find the difference they regard as a profound disability. जबकि वो महिला अंधी है, तब वो कैसे बुद्धिमान है? मैं इसी बात का पता लगाने के लिए आया हूँ। जबकि उसमें जो ब्लाइंडनेस की बीमारी है वो इसकी डिसएबिलिटी है, और उस बड़े डिसएबिलिटी के पीछे भी वो इतनी फेमस क्यों है? यही बात का पता लगाने ये दोनों यंग आदमी उसके सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ओल्ड वुमेन I hold in my hand a bird, tell me whether it is living or dead. दोनों आदमी उस महिला के पास, उस महिला के सामने खड़ा हो जाता है और उनमें से एक आदमी क्वेश्चन करता है कि ओ ओल्ड वुमेन, अगर तुम बहुत बुद्धिमान हो तो मुझे बताओ कि मेरे हाथ में जो पक्षी है वो जिंदा है या मर गया? ऐसा क्वेश्चन किया कि जो मेरे हाथ में पक्षी है वो जिंदा है या मर गया? She does not answer. उस महिला ने, उस बुद्धिमान महिला ने या फिर अंधी महिला ने उस सवाल को सुना लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। Then the question is repeated. उस आदमी के द्वारा उस क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया, लेकिन क्या दोबारा वो महिला आंसर दे पाती है? Is the word I am holding living or dead? उस आदमी ने दोबारा क्वेश्चन किया कि जो वर्ड मेरे हाथ में है वो जिंदा है या मर गया? इसका जवाब दीजिए। Still she did not answer. दोबारा क्वेश्चन के बाद भी उस महिला ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। She is blind and cannot see her visitor, let alone what is in their hand, and she does not know their color, gender or homeland. She only knows their motives. अब बताइए कौन ही मॉडिशन यहाँ पे कि वो जो महिला थी वो एक अंधी महिला थी, नो डाउट, इसलिए वो अपने विजिटर को नहीं देख पाती थी। अंधी थी इसलिए उनके पास कौन मिलने आया है वो महिला देख नहीं पाती थी। इवन उसके हाथ में पक्षी है भी या नहीं वो देख नहीं पाती थी। इवन अगर उसके हाथ में पक्षी है भी तो मर गया या जिंदा है इस बात को महिला नहीं देख पाती थी। इवन वो ओल्ड वुमेन ये भी नहीं जान पाती थी कि जो सामने आदमी खड़ा है उसका कलर कैसा है, उसका जेंडर कैसा है और वो कहाँ से आया है, उसका घर कहाँ है। बस केवल एक ही बात वो महिला जान पाती थी कि जो लोग मेरे पास आते हैं उनका मोटिव क्या होता है, मेरे पास आने का मतलब क्या होता है। बस यही बात वो अंधी महिला जानती थी। अब जानेंगे आगे मोटिव को, कि ये महिला केवल मोटिव को जानती थी। कौन महिला? जो ब्लाइंड महिला थी वो लोगों के आने के मोटिव को जानती थी। The old woman's silence is so long and the young people have trouble holding their laughter. जब ये अंधी महिला बहुत देर तक चुप रही, उन्होंने उसके क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं दिया। She is still standing without speaking a single word. तब वो दोनों जो आदमी शहर से आए थे उसके पास, उन्होंने अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। मतलब सामने वाले को बेवकूफ़ समझकर, उस महिला को बेवकूफ़ समझकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और वो जोर जोर से हंसने लगे। कौन हंसने लगे? द टू यंग विजिटर। अब यहाँ देखेंगे, फाइनली सी स्पीक्स एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट बट स्टर्न।
जब वो दोनों यंग मैन हंसने लगा, उस वुमेन का मजाक उड़ाने लगा, तब ये अंधी महिला बोल पड़ती है। बोलती क्या है? लास्ट में बोल पड़ती है, एंड हर वॉइस वाज सॉफ्ट। जब वो बोलती है तो उसका आवाज़ थोड़ा नर्म होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि नर्म आवाज़ से भी लोगों को हम डांट फटकार सकते हैं, डांटते हैं। और यही वो बात वह महिला करती है, वो धीरे से बोलती है, सॉफ्ट आवाज़ में बोलती है, लेकिन डांटते हुए बोलती है। किसको डांटती है? उस दोनों यंग मैन को। I don't know, she says, I don't know whether the word you are holding is red or oil, but what I do know is that it is in your hand, it is your hand. वो महिला बोलते हुए कहती है, उस दोनों आदमी को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो पक्षी है वो जिंदा है या मर गया है, ये बात तो मुझे नहीं मालूम, मैं ये बात नहीं बता सकती, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे हाथ में है, कि तुम्हारे पास जो पक्षी है उसे तुम जिंदा रखते हो या फिर मार देते हो। अब बात यहाँ पे आती है कि कौन से पक्षी की बात हो रही है, कौन से बर्ड की बात आ रही है। तो माय डियर, ये जो राइटर ने टॉनी मॉरिसन ने बर्ड का नाम दिया है, ये कोई एक्चुअल बर्ड है नहीं, कोई पक्षी है नहीं। ये पक्षी को आप लैंग्वेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लैंग्वेज। मतलब ये महिला, जो अंधी महिला है, वो विजिटर को बताना चाह रही है कि तुम्हारा जो लैंग्वेज है वो मर चुका है। यंग विजिटर का लैंग्वेज मर चुका है, तुम्हें तरीका नहीं है हाउ टू स्पीक। और इसीलिए वो महिला उस दोनों इंसान को कह रही है कि जो पक्षी तुम्हारे हाथ में है, या पक्षी नामक लैंग्वेज तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे अनुसार मर गया या जिंदा है, तुम उसको मार सकते हो और तुम ही उसको जीवित रख सकते हो। आगे बढ़े। फॉर पैराडिंग their power and her helplessness, the young visitors are reprimanded, told they are responsible not only for the act of mockery but also for the small bundle of life sacrifices to achieve its aim. अब यह महिला कह रही है कि लोगों के पास जो पावर होता है, उस पावर के साथ साथ कभी कभी वो हेल्पलेस हो जाते हैं, अपने पावर का यूज़ नहीं कर पाते, जबकि वो पावरफुल होते हैं। लेकिन हर जगह पे पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे आप हिंदी में कोई कहावत सुने होंगे, लोकल कहावत है कि जहाँ सुई का ज़रूरत है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं। समझ रहे बात को? वैसे ही जहाँ पावर का ज़रूरत है, पावर वहीं काम आता है, हर जगह पावर काम नहीं आती है। और यही बात टॉनी मॉरिसन स्टोरी के द्वारा रीडर्स को बताने की कोशिश कर रही है। वो बता रही है कि द यंग विजिटर आर रिप्रिमेंडेड एंड टोल्ड दे आर रिस्पांसिबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ मॉकिंग। ये जो यंग विजिटर था वो रिप्रिमेंडेड के लिए रिस्पांसिबल था और इवन मॉकरी के लिए रिस्पांसिबल था। मॉकरी मतलब किसी के पास जाना और उसका हंसी को जाना, उसका मजाक उड़ाना, दैट इज कॉल्ड मॉकरी। समझ रहे? और यही बात उसको बताने की कोशिश करिए कि यू आर रिस्पांसिबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ मॉकरी बट ऑल्सो फॉर द स्मॉल बंडल ऑफ सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइस मतलब होता है बलिदान देना, त्याग देना। मैंने ओल्ड वुमेन ने उस यंग विजिटर से कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही मैंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। मैं शहर छोड़कर इस छोटे से गांव के किनारे में अपना जीवन बिताती हूँ अपने लोगों के साथ। दैट इज वाई यू शुड मेंड योर वेज। तुम्हें अपने आप को सुधारना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। The blind woman shift attention away from the assertion of power to the instrument through which that power is exercised. अब ये ओल्ड वुमेन कहती हैं, अपने अटेंशन को खिसकाते हुए, सरकाते हुए कहती हैं कि you should be assertion of power of the instrument. कि इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, औजार, मान लिया हमारे पास गन है या तलवार है, जो भी है, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस वेपन को चलाने के लिए हमारे हाथों में ताकत भी होनी चाहिए। अगर हमारे हाथों में ताकत नहीं है तो हम तलवार नहीं उठा सकते, हमसे रिवॉल्वर नहीं चलता। ये बात वो बूढ़ी महिला उस यंग विजिटर को समझाने की कोशिश कर रही है। दैट इज व्हाई पावर इज एक्सरसाइज्ड।
जो हमारे पास शक्तियाँ होती है उसका एक्सरसाइज होना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए। दैट इज वाई इट विल बी कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर दैट इज कमिंग इन आवर। ओके, यहाँ से स्पेकुलेशन ऑन व्हाट द अदर दैन इट्स ओन फ्रेम बॉडी, that word in the hand might signify has always been attractive to me, but especially now thinking as I have been about work and I do that has brought me to this company, so I choose to read the word as language and the woman as a practiced writer। अब यहाँ पे टॉनी मॉरिसन का स्पीच फिर से आ रहा है और वो बताती है, क्या बताती है कि वह पक्षी जो उस दोनों विजिटर के हाथ में था, एक्चुअली में दिस इज नॉट द बर्ड, उसके हाथ में कोई पक्षी नहीं था। जैसे मैंने बताया कि पक्षी को एज अ लैंग्वेज नोटिफाई किया गया है और उस नोटिफाई लैंग्वेज के द्वारा टोनी मॉरिसन कह रहे हैं कि वी शुड चूज आवर लैंग्वेज, आई शुड चूज एंड रीड द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कि हम किस भाषा का यूज कर रहे हैं। हम इंसान हैं और हमें अच्छी भाषाओं का यूज़ करना चाहिए। अच्छी भाषाओं मतलब हिंदी हम बोलते हैं, हमारा मातृभाषा है और हम अच्छी हिंदी बोल पाते हैं। और इसी में लोग पटनहिया लैंग्वेज जोड़ देते हैं, किसी को प्रणाम करना मतलब हमारा लोकल लैंग्वेज में किसी को गाली दे देना, ये भाषा हमारा नहीं है। और जब किसी लोकल लैंग्वेज में जब किसी को गाली दे देते हैं तब हमारा भाषा मर जाता है, हमारा पक्षी मर जाता है। और यही बात टोनी मॉरिसन बताने की कोशिश कर रही है। कह रही है कि वो महिला जो अंधी है अपने लैंग्वेज का, अपने वर्ड का बार बार प्रैक्टिस करती है और इसीलिए टोनी मॉरिसन ने उस ओल्ड ब्लाइंड महिला को प्रैक्टिस्ड राइटर कहा। समझ गए क्या कहा? प्रैक्टिस्ड राइटर। कुछ क्वेश्चन आंसर आ गया है, इसको भी डील कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डील कर लेते हैं। B.1 लिखा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। हाउ आर द ओल्ड वुमेन? ओल्ड वुमेन कैसी थी? ब्लाइंड थी बट वॉइस थी। आंसर हो गया, बहुत आसान है। आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, द ओल्ड वुमेन वाज ब्लाइंड बट वॉइस। सेकेंड नंबर, इज दिस folklore प्रेजेंट इन वन कल्चर और मैनी? आपने सबसे पहले लाइन में ही पढ़ा था, पहले या दूसरे लाइन में बताया था कि मैनी कल्चर, सेवरल कल्चर। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं, नो दिस folklore प्रेजेंट्स इन नॉट ओनली वन कल्चर बट मैनी और बट सेवरल। Who is the father of that old woman? उस old woman के पिता कौन थे? तो लिखेंगे a black slave American is the father of that old woman. Fourth number, where does the old woman live? The old woman lives outside of the town in a small house. How is her reputation for wisdom? उसकी रेपुटेशन कैसी थी? हर रेपुटेशन ऑफ विजडम वाज वर्ल्ड वाइड, सब लोग जानते थे उनके बारे में। यहाँ से व्हाट इज हर पोजीशन इन द नेबरहुड? उनका पोजीशन क्या था उनके नेबरहुड में, मतलब उनके द्वारा जो नियम बनता था सब लोग फॉलो करते थे, ऐसा उनका रेपुटेशन। व्हाई डिड सम यंग पीपल विजिट हर? अब यंग पीपल उसको विजिट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है वो एक फ्रॉड है, इसीलिए। आगे, व्हाट डज द ओल्ड वुमेन नो अबाउट दोज पीपल? वो ओल्ड वुमेन उस दोज पीपल के बारे में क्या जानती थी? वो जानती थी कि जो लोग मेरे पास आते हैं उनका मोटिव जानती थी। वो महिला लोगों जब उनके यहाँ विजिट करते थे तो उनकी मोटिव्स को वो जानती थी। आगे 9th नंबर क्वेश्चन बता रहा है, और व्हाट आर द यंग विजिटर्स रिमाइंडेड? यंग विजिटर किस बात के लिए रिमाइंडेड था? आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा ऊपर में। 10th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डज द वर्ड एंड वुमेन सिग्निफाई टू द स्पीकर? अब बता दें, ये
जो वर्ड है और ये वुमन है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बताया था वर्ड एक लैंग्वेज के लिए रिप्रेजेंट करता है और ये वुमन क्या बोलते हैं बुद्धिमानी के लिए वाइज रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब आगे बात करें। आगे the next, once upon a time the visitor asked an old woman a question। अब एक बार फिर से टॉनी मॉरिसन बता रही है कि एक बार की बात है कि उस यंग विजिटर ने उस यंग लेडी से उस यंग वुमन से क्वेश्चन किया। कौन सा क्वेश्चन किया? हु आर दे दीज चिल्ड्रन। मतलब वहाँ जो आसपास बच्चे थे उस ओल्ड वुमन महिला के घर के पास वो कौन थे, वो बच्चे कौन थे? व्हाट डिड दे मेक ऑफ दैट एनकाउंटर। वो इस बात को कैसे एनकाउंटर करते, मतलब एनकाउंटर मतलब किसी बात को रिप्रेजेंट करते। क्वेश्चन हो गया 1 2 3, वो क्वेश्चन किया गया व्हाट डिड दे हियर इन दोज फाइनल वर्ड। द वर्ड इज इन योर हैंड। फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है उस महिला से कि आपने जितना भी सुना है, जो यंग मैन विजिटर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने जितना भी सुना है और उसे सुनने के आधार पर मैं आपसे क्वेश्चन करने आया हूँ। ये बताइए जो बर्ड है मेरे हाथ में वो जिंदा है या नहीं। द बर्ड इज इन योर हैंड लिविंग और डाइड। द सेंटेंस दैट gestured towards possibly or one that drop a latch। अब ये क्वेश्चन किया जा रहा है फिर से कि एक सेंटेंस जिसके गेस्चर के अकॉर्डिंग, गेस्चर क्वेश्चन मतलब एक इंसान का गेस्चर क्वेश्चन होता है खड़ा होने का, बोलने का, बैठने का, सोने का जो तरीका होता है एक्चुअली उसी को गेस्चर कहते हैं। अब ये आदमी कह रहा है कि जब हम एक सेंटेंस के द्वारा एक गेस्चर को पॉसिबिलिटी तरीके से जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या वो ड्रॉप होता है या हम उसे पकड़ पाते हैं उस गेस्चर को, थिंकिंग को, थाउट्स को हम पकड़ पाते हैं या नहीं। Perhaps what the children here heard was it is not my problem। अब वो ब्लैक अमेरिकन वुमेन जो थी वो कह रही है, क्या कर रही है, शायद वो चिल्ड्रन हैं जो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। बट मेरा जो काम है वो मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरा काम है टीचिंग करना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे ये आपकी प्रॉब्लम। यही बात बताने की कोशिश कर रही है कि आई एम एन ओल्ड फीमेल ब्लैक ब्लाइंड, व्हाट विजडम आई हैव नाउ इन नोइंग आई कांट हेल्प यू, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर। वो महिला कह रही है, बूढ़ी महिला, कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और उसमें भी एक औरत हूँ, उसमें भी बहुत काली हूँ और उसमें भी बहुत अंधी हूँ, और इतना सारा डिसएबिलिटी होने के बाद, इतना सारा अवगुण होने के बाद मेरे पास क्या बुद्धिमानी है, मैं उनके बारे में क्या जानूंगी जो बच्चों को मैं देख नहीं पाती, उनके बारे में मैं क्या जानूंगी। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। किस बात में? कि पक्षी जो तुम्हारे हाथ में है वो जिंदा है या मर गया, इस बात में मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता। जो फिर से कहती हैं कि ये तुम्हारे हाथ में, पक्षी जिंदा है या मर गया, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर, द बर्ड इज योर। लैंग्वेज मतलब बर्ड है ना। आप अपने फ्यूचर में अपने लैंग्वेज को जिंदा रख पाते हैं या नहीं, अपने संस्कृति को जिंदा रख पाते हैं या नहीं, ये आपके हाथ में। तो हम तो आजकल देख रहे हैं नए जनरेशन में हमारी संस्कृति विलुप्त होते जाती है, हमारा इंडियन संस्कृति खत्म होते जाता है। हम लोग, हमारे पुराने पूर्वज लोग जनेऊ पहनते थे एज ए हिंदू, जनेऊ पहनते थे, लेकिन आजकल कौन जनेऊ पहनता है? हमारा संस्कृति लुप्त हो रहा है। हम आजकल साउथ के देशों से जो कल्चर आ रहा है हमारे इंडिया में घुस रहा है और हम उसको फॉलो भी करते हैं। बर्थडे मनाना हमारा संस्कृति नहीं है,
एनिवर्सरी मनाना हमारा संस्कृति नहीं है। ये सब विदेशी कल्चर है जो हमारे कल्चर को प्रभावित कर रहा है और हम अपने कल्चर को भूल जा रहे हैं। और यही बात टॉनी मॉरिसन इस स्टोरी के द्वारा बताने की कोशिश कर रही हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपको आपके लैंग्वेज या आपके कल्चर को बचाना है। वो आप क्या आगे देखें, दे स्टैंड देयर, सपोज नथिंग वॉज इन देयर हैंड, सपोज द विजिट वॉज ओनली a ruse, a trick to get to the spoken, to taken seriously as they have not been before, a chance to interrupt, to violate the adult world, its miasma of discourage about it. अब आगे बताया जा रहा है कि वो लोग जो वहाँ खड़े थे, जो जवान लोग खड़े थे, मान लीजिए कि उनके हाथ में कुछ नहीं था, मान लीजिए कि उनके हाथ में कुछ नहीं था। ये बात किसके, टॉनी मॉरिसन हम बोल रहे हैं अपने स्पीच में कि वो लोग जो उस महिला के पास पहुंचे थे, वहाँ खड़े थे, मान लीजिए कि उनका हाथ में कोई पक्षी नहीं था, लेकिन ये भी मान लीजिए कि वो केवल वहाँ यूज करने के लिए उस महिला का मजाक उड़ाने के लिए विजिट किए होंगे, या फिर वो बात कैसे करती है, वो महिला अंधी महिला कैसे बात करती है, इस बात का ट्रिक लेने वो गया हो, या फिर उस बात को सीरियसली लेने गया हो कि हम पहले उस महिला को कभी नहीं देखे हैं और इसी बहाने उस महिला को हम देख लेंगे जिसकी ख्याति गांव शहर सब में फैला हुआ है। आगे, अ चांस टू इंटरप्ट, मतलब ये जो लोग हैं उनको एक चांस भी उस महिला के जीवन में इंटरफेयर करने का मिला। एडल्ट मतलब वयस्क दुनिया जहाँ छोटे बच्चे नहीं रहते, बड़े बड़े बच्चे रहते हैं, और वो बड़े बच्चे जो एक बूढ़ी महिला को जाते हैं क्या करने, वायलेट करने, डिस्कोर्स करने, उनकी ख्याति को जानने, उनकी बुद्धिमानी को पहचानने। लेकिन एक्चुअली मैं बता दूं कि एक बुद्धिमान आदमी दूसरे बुद्धिमान आदमी का कभी परीक्षा नहीं लेता, कभी परीक्षा नहीं लेता, ये सच्चाई है। ये दोनों आदमी बुद्धिमान नहीं था, इसीलिए वो एक महिला का बुद्धिमत्ता चेक करने गया। और ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू ओल्ड वुमेन, अब ये जो दोनों जवान आदमी उस महिला के पास पहुंचा था, वो कह रहा है यू ओल्ड वुमेन ब्लेस्ड विथ ब्लाइंडनेस। अब फिर से मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि तुम बूढ़ी औरत जो अंधेपन का शिकार हो, भगवान ने तुम्हें अंधा बना दिया है, अंधे होने का आशीर्वाद दे दिया है, कैन स्पीक द लैंग्वेज दैट टेल अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, क्या तुम वो लैंग्वेज बोल सकती हो, वो लैंग्वेज बोल सकती हो जो हमें एक्चुअल भाषा सिखाता हो, एक्चुअल लैंग्वेज सिखाता हो। हाउ टू सी विदाउट पिक्चर, लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ दिस थिंग्स विथ नो नेम्स, लैंग्वेज अलोन इन मेडिटेशन। अब ये महिला कह रही है, अंधी महिला, कि हाउ टू सी विदाउट पिक्चर, जब हमारे पास कोई इमेज नहीं होता है, कोई फिगर नहीं होता है, तब हम कैसे फिगर को देख पाते हैं, हमारे इमेजिनेशन से हम देख पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि आप में से या हम में से किसी ने भी गॉड को नहीं देखा, किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी इमेज से, अपने क्रिएशन से लोग शंकर भगवान की मूर्ति बनाते हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, माँ सरस्वती की मूर्ति बनाते हैं, अपने कल्पना से, अपने इमेजिनेशन से स्टैचू बना पाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी किसी भगवान को देखा है? नहीं देखा। अपने इमेजिनेशन को क्रिएट करके बनाते हैं। और वही बात ये महिला कहते हैं कि विदाउट पिक्चर वी कैन सी बाय ऑब्जर्विंग और मेकिंग इमेजिनेशन ऑफ द मैन और एवरीथिंग। कह रहे हैं कि लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्कैरीनेस, लैंग्वेज हमें किस बात से प्रोटेक्ट करता है? स्कैरीनेस से, अकेलापन से, इवन विथ मोमेंट्स, विथ मोमेंट्स। अगर मान लिया ये वस्तु है हमारे पास और इसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, हमें नाम से क्या मतलब है, हमें काम से मतलब है। एक्चुअली में नाम तो हम इसका जानते हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि इसका नाम हम नहीं जान रहे हो, तो इसके नाम जानने के पीछे क्यों भटकते हैं? हमें इससे इसके काम से मतलब है। यही कह रही हैं कि हमें किसी
किसी नाम से कोई मतलब नहीं है, बस हमें स्कैरनेस नहीं होना चाहिए लैंग्वेज से। स्कैरनेस मतलब है जैसे हम मान लें कि इफ़ आई एम नॉट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ बंगाली, बंगाली लैंग्वेज में नहीं आता और जब मेरे सामने कोई बंगाली बोलता है तो हमें डर लगता है, अजीब सी फीलिंग आती है कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है, हमें अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। और इसी स्कैरनेस की बात राइटर कर रहे हैं। आगे में बताते हैं कि लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन, लैंग्वेज अपने आप में एक मेडिटेशन, एक निष्ठा, समझ रहे हैं? लैंग्वेज अपने आप में एक निष्ठा है, अपने आप में एक भाषा। हम भाषा के द्वारा किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं, किसी भी मुश्किल स्थिति को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, राइट? Tell us what it is to be a woman so that we may know that it is to be a man. Tell us, अब कह रहे हैं हमें बताइए what is it to be a woman so that, हमें बताइए कि एक महिला होने के लिए क्या करना पड़ता है। वो दोनों आदमी, यंग आदमी पूछ रहा है कि महिला होने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, क्या जानना पड़ता है, व्हाट इट इज टू बी अ मैन, और एक आदमी होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। एक महिला होने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पुरुष होने के लिए क्या करना पड़ता है। व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, अब ये दोनों आदमी पूछ रहा है कि आपको ऐसा कौन कारण था कि शहर छोड़कर शहर के बाहर छोटे से घर में रहती है। मार्जिन मतलब किनारा, शहर के किनारे पर रहती है। आपको ऐसा क्या हुआ कि आप शहर को छोड़कर शहर के किनारे में नहीं, आप वो हो, क्या आपके पास घर नहीं है। इन दिस प्लेस टू बी सेंट और ट्रिप फ्रॉम द वन यू नो, एंड what it is to live at the edge of town that can't bear your company. वो दोनों आदमी पूछ रहा है कि ऐसी क्या बात है कि आप अपने ड्रिफ्ट को सेट करने के लिए, ड्रिफ्ट मतलब एक भुजा, एक अंतरात्मा को सेट करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। लेकिन आप ये भी बताइए व्हाट इट इज टू लिव एट एज ऑफ टाउन, आपको ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण हुई कि आप शहर के किनारा में रहने को मजबूर हो गई और आपने एक अपनी कंपनी को बेयर किया। अपनी कंपनी मतलब काले लोगों का समूह बनाया और वो काले लोग आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये बात बताइए कि टेल अस, फिर से क्वेश्चन करें कि टेल अस अबाउट शीप्स टर्न्ड अवे फ्रॉम द शोर लाइन्स एट द स्टर्न and placed anchor in a field. Tell us about a wagon load of slaves, how they sang so softly, their breath was indistinguishable from the falling snow. अब ये आदमी पूछ रहा है कि हमें ये भी बताइए कि एक शिप जो समुद्र में तैरता फिरता है वो आखिर में ईस्टर्न में मतलब ईस्ट की दिशा में किसी शोर लाइन पर, किसी किनारे पर आकर क्यों रुक जाता है। Even it will be pleasant in a field. एक जो शिप होता है कभी पानी में भी चलता है और खराब हो गया तो किसी फील्ड के किनारे पर भी रखा जाता है। और यही बात ये पूछने की कोशिश कर रहा है और आगे पूछा है कि ये भी बताइए कि एक वैगन लोड ऑफ स्लेव, वैगन लोड मतलब लॉरी बोलते हैं, ट्रक मतलब ट्रक में बहुत सारे गुलामों को भरा जाता है। अमेरिका में ट्रक में बहुत सारे गुलामों को भरा जाता है और जब ये गुलाम ट्रक में भरे जाते हैं तब भी उनको इस बात का चिंता नहीं होता है कि वो ट्रक में भरे गए हैं। वो अपना गाना बहुत विनम्रता से गाते, अपने जीवन को दुख को भूल जाते हैं, अपने जीवन के दुख को भूल जाते हैं, वो दूसरे के लिए सांस लेते हैं, ये भी भूल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? हाउ दे न्यू from the hunch of the nearest shoulder that the next stop would be their last. अब ये कह रहे हैं, आदमी पूछ रहा है कि वो स्लेब जब गाते हुए जाते हैं सॉफ्ट आवाज में, उनकी जो सांस भी है वो अपने मालिक के लिए लेता है। इवन इन द फॉलिंग स्नो, बर्फ भी गिरते रहता है और उस बर्फ गिरते हुए मौसम में भी लोग नंगा बदन अपने मालिक के लिए काम करता है क्योंकि वो गुलाम है और उस गुलाम को अपने जीवन से कोई भी
शिकवा शिकायत नहीं होता है। इवन कहता है कि जब उसका नेक्स्ट पड़ाव आएगा तब वहाँ अपने आप को मना पाएगा। नेक्स्ट पड़ाव आना मतलब जीवन के लास्ट सिचुएशन में ये स्लेब्स मर जाते हैं आखिर में काम करते करते, और ये जो गोरे अमेरिकन होते हैं वो काले अमेरिकन के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, केवल वो भेदभाव कर पाते हैं। एट लास्ट आगे बढ़ेंगे। द इन डोर ओपन्स अ गर्ल एंड अ बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइट एंड दे क्लिम्ड इनटू द वैगन वे एंड द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years but now he carries a lamp and a jug of warm cider. They pass it from mouth to mouth. अब आगे पूछा रहा है कि द इन डोर, जैसे ही किसी घर का दरवाजा खुलेगा वहाँ पे कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ अंदर आएगी लाइट में, एंड देन आफ्टर दे क्लिप्ड इनटू द वैगन बेड। ये जो वैगन ट्रक की लॉरी होती है, इस ट्रक की लॉरी में वो चढ़ जाएंगे और वो सारे बच्चे दे विल हैव अ गन इन 3 years, 3 सालों तक उनके पास क्या होगा, गन होगा। बट नाउ ही कैरीज अ लैम्प, लेकिन अभी जब ये छोटे छोटे बच्चे हैं दे कैरीज ओनली लैम्प एंड जग ऑफ वार्म साइडर वार्म वाटर, क्योंकि वर्म मिलता है ना, तो ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में क्या कैरी करते हैं, लैम्प और गर्म पानी का जग। दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ, मतलब बच्चे सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट पीते हैं और पास कर देते हैं अपने फ्रेंड को, और वो भी पीता है दूसरे फ्रेंड को पास कर देता है, फिर वो भी पीता है आगे पास कर देता है। मैं देखिए सिगरेट में 3-4 लोग पी लेते हैं, और ये बात कर रहे हैं कि ये सारे बच्चे क्या करते हैं, उस गर्म पानी को और लैम्प को माउथ टू माउथ पास करते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ, ऐसे पास करने की कोशिश करते हैं। आगे The girl offers bread, piece of meat and something more. A glance into eye of the one she served, and one happy for each man, or 2 for each woman, and a look. They look back. The next stop will be their last, but not this one. This is one is gone. कहा जा रहा है वह लड़की जिसे ब्रेड ऑफर करती है, पीस ऑफ मीट ऑफर करती है, और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे आइटम, टेबल आइटम दैट विल बी पास फ्रॉम वन टू अनदर। इवन वो लॉरी से झांक कर भी दूसरे की आंखों में देखती है और दूसरे का सेवा भी करती है। इवन वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, लोग एक दूसरे का मदद भी करते हैं, मतलब एक स्लैब दूसरे स्लैब का हेल्प करता है। लेकिन उससे क्या होगा, एक मैन दूसरे आदमी का हेल्प करते हैं, एक वुमेन दूसरी औरत का हेल्प करती है, लेकिन बताया जाता है कि टेक अ लुक, दे लुक बैक, वे अपने जीवन में पीछे नहीं देख पाते हैं। जैसे हमारा पास्ट हो जाता है ना, हमारा पास्ट, हम अपने पास्ट को याद करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, लेकिन ये लोग अपने पास्ट को नहीं देख पाते हैं, एंड ऐसा सोचते हैं कि व्हेन द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट, जब अगला स्टॉप आएगा हमारे जीवन का तो हमारा आखिरी स्टॉप होगा, बट नॉट दिस वन, लेकिन जो हम लॉरी पर जा रहे हैं ये हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। दिस इज वार्निंग, चेतावनी दी गई। आगे बताया जा रहा है इट्स क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग अंटिल द वुमेन ब्रेक्स इनटू द साइलेंस। अब बताया जा रहा है कि इट इज क्वाइट अगेन से शांति का माहौल हो गया। व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग, जब वो बच्चे जो वहाँ आसपास खेल रहे थे, वो बच्चे जब स्पीकिंग करना बंद कर देते हैं तो वहाँ शांत सा माहौल छा जाता है। अंटिल द वुमेन ब्रेक्स इनटू द साइलेंस, तभी वही महिला उस साइलेंस को तोड़ते हुए बोलती है। फाइनली क्या बोलती है, शी सेज आई ट्रस्ट यू नाउ। अब ये बूढ़ी महिला उस आदमी को ट्रस्ट करने पर, विश्वास करने पर बात रख जाती है कि अब मैं तुम्हारी बात पर
विश्वास कर सकती हूँ। आई ट्रस्ट यू विद द वर्ड दैट इज नॉट इन योर हैंड बिकॉज यू हैव ट्रूली गॉट इट। अब वो महिला कह रहे हैं कि मुझे इस बात का विश्वास है कि तुमने जो पक्षी तुम्हारे हाथ में पकड़ रखा है दैट इज नॉट इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में पक्षी नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी ट्रूली गॉट इट, क्योंकि ऑलरेडी तुमने उस पक्षी को पकड़ रखा है, उस भाषा को पकड़ रखा है। किस भाषा को? बोलने वाली भाषा। जो आदमी उस छोटे छोटे बच्चे की स्लेवनेस को देखकर अपनी पीड़ा दिखा रहा था, उसी पीड़ा को ऑब्जर्व करती है वो बूढ़ी महिला, अंधी महिला, और तब उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि ये दोनों यंग मैन हैं, उसने अपने भाषा को, अपने पक्षी को सही तरीके से पकड़ा हुआ है। लुक हाउ लवली इट इज दिस थिंग वी हैव डन टुगेदर। अब ये बूढ़ी महिला कह रही है कि देखो देखो कितना प्यारा है हमारा भाषा, कितना प्यारा है हमारा थिंग जो हमने एक साथ मिलकर किया। हम हमारे भाषा का एक साथ प्रयोग करते हैं और अच्छा प्रयोग करते हैं, तब हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। चाहे भाषा कोई भी हो, उसे बहुत काइंडली और बहुत जेंटली बोलना चाहिए। कभी कभी अच्छी भाषा भी गलत टोन में बोल जाते हैं तो सामने वाले पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई बात बोले बहुत सॉफ्ट में बोलें, ये हमारा पहचान है, राइट। एडॉप्टेड फ्रॉम NPTEL। हम यहाँ पे फिनिश हो गया आपका लेसन, और इस लेसन फिनिश हो गया। भाषा सीख लिए आप, हमारे भाषा को कैसे यूज करना चाहिए। आगे क्वेश्चन आंसर है वो ही क्लिक कर दे। ये देख पा रहे हैं बी पॉइंट टू कंप्लीट द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर यूनिक हैव जस्ट स्टडी फिल द ब्लैंक्स एट डैश दैट क्वेश्चन टू बॉडी फिलिंग द ब्लैंक्स। आप चैप्टर से खुद से कर लेंगे, नहीं तो हम करेंगे तो फिर को याद नहीं है, ऊपर जाके देखना पड़ेगा, इसलिए आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन आंसर यहाँ है, क्वेश्चन आंसर बताते हैं आपको। देख पा रहे हैं, लॉन्ग नंबर है। इमुरेट द ट्रेट्स ऑफ द ओल्ड वुमेन। अब बताया जा रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि वो जो बुरी अंधी महिला थी उसके ट्रेट्स क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, वो बताना। Have you recently heard a story which is interesting? Write that story in 100 words। कह रहा है कि आपने हाल ही में कोई स्टोरी सुना है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, अगर सुना है तो उसको 100 वर्ड में आपको लिखना है। दूसरा। तीसरा, डू यू थिंक दैट लैंग्वेज इज क्रूशियल टू अ राइटर? गिव एनी रीजन। अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज बहुत क्रूशियल है, लैंग्वेज बहुत कठिन है, लैंग्वेज बहुत इसेंशियल है, तो उस इसेंशियलिटी के लिए आपको 3 रीजन देने होंगे। दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहा है कोट अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट व्हिच हाइलाइट्स द plight ऑफ द वुमेन इन द डिप्रेस्ड क्लास। बताया जा रहा है कि आपने जो टेक्स्ट पढ़ा, आपने जो लेसन पढ़ा, उसमें से उस महिला के दुख वाला जो लाइन है, उस लाइन को हाईलाइट करके आप इसका आंसर लिखें। 5 नंबर बताया जा रहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन अ कैरेक्टर इन दिस स्टोरी दैट हैज इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट। अब लिखा जा रहा है कि इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर थे, ओल्ड महिला का या तो विजिटर का या फिर खुद टॉनी मॉरिसन का, उनमें से कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद आता है, और जब जो भी कैरेक्टर आपको पसंद आता है उस कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, एक पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। अब आपका यहाँ पे स्टोरी फिनिश हो गया है, क्वेश्चन आंसर में हमने आपको डील कर दिया है। अब यहाँ पे स्टोरी फिनिश हो गया माय डियर। उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में एक नया लेसन के साथ। गुड बाय।